नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर आए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों की लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई। राज्य सरकार ने कानपुर शहर में गंभीर रूप से बीमार महिला वंदना मिश्रा की मौत पर माफी मांगी है। राष्ट्रपति के कानपुर यात्रा के दौरान शुक्रवार की रात उसे और उसके परिवार को कथित तौर पर यातायात प्रतिबंध में रोक दिया गया था। इस वजह से महिला समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सकी। राष्ट्रपति कोविंद उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर है और कल रात ट्रेन से कानपुर पहुंचे थे। उनका पैतृक गांव पड़ोसी कानपुर देहात जिले के अंतर्गत आता है। मरने वाली 50 वर्षीय महिला वंदना मिश्रा इंडियन एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के कानपुर चैप्टर के महिला विंग की मुखिया थी। बीमार पड़ने और गंभीर लक्षण विकसित होने के बाद उनके परिवार ने उन्हें कल रात एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मिश्रा हाल ही में कोविड से रिकवर हुई थी। बिहार में बाढ़ और भारी बारिश कहर ढा रहा है। मुजफ्फरनगर, गोपालगंज, गया, खगड़िया और कई जिलों में पानी के कारण पलायन झेल रहे हैं लोग बाग। केंद्रीय जल आयोग का कहना है कि गंडक नदी मुजफ्फरपुर और गोपालगंज जिले में कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं कोसी नदी भी उफन रही है। सुपौल और खगड़िया जिले में भी कोसी नदी का पानी कई तटवर्ती गांवों में घुस गया है। लोग नावों के जरिए जरूरी सामान लेकर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। राजधानी पटना में शुक्रवार शाम से ही भारी बारिश के कारण बिहार विधानसभा परिसर और उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के आवास समेत कई इलाकों में जल जमाव हो गया। पटना में शुक्रवार से 145 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई, जिसने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। विभाग ने बताया कि सुबह में बिजली चमकने के साथ बारिश हो रही है। पटना और आसपास के इलाकों में बिजली गिरने से किसी की मौत की सूचना नहीं है। हालांकि सुबह बारिश थमने के बाद भी भारी जलभराव देखा गया। कोरोना वायरस महामारी से जारी लड़ाई के बीच भारत सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाने की घोषणा की थी। कांग्रेस ने सरकार से महंगाई भत्ते की 3 किस्तों का भुगतान जल्द करने की मांग की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी सरकार ने पिछले साल 23 अप्रैल को महंगाई भत्ते में वृद्धि को 1 जनवरी 2020 से निलंबित कर दिया। महंगाई भत्ते की 3 किस्तें जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक बकाया है। इस प्रकार करीब 1,15,000 सैनिक, कर्मचारी और पेंशनरों के पेट पर लात मारी गई। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार ने इसके पीछे की वजह कोविड-19 को बताया। सवाल यह है कि संकट की घड़ी में सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए या फिर महंगाई भत्ता काट देना चाहिए। हमारी मांग है कि 1 जुलाई से डीए का पूरा बकाया दिया जाए। इसमें 1 जुलाई 2021 से बढ़ने वाला डीए की चौथी किस्त भी शामिल है। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन पिछले 7 महीने से चल रहा है। ठंड हो या गर्मी हो या बरसात, किसान अपनी मांगों को लेकर अब तक डटे हुए हैं। इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों को आंदोलन समाप्त कर देना चाहिए। सरकार कानूनों के किसी भी प्रावधान पर बात करने के लिए तैयार है। किसानों के आंदोलन को आज 7 महीने पूरे हो गए हैं। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि कानूनों को रद्द करने के साथ ही उनकी मांग है कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाए। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के पिछले साल 26 नवंबर को शुरू हुए आंदोलन का 7 महीने पूरे हो गए हैं। इस मौके पर एक बार फिर किसान संगठन सरकार के खिलाफ लामबंद हुए हैं। दिल्ली, यूपी, गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ पहुंचे। किसानों के आज के विरोध को लेकर एनडीटीवी ने किसान नेता राकेश टिकैत से खास बातचीत की। राकेश टिकैत ने स्पष्ट कर दिया है कि किसान सरकार के आगे झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलन अभी लंबा चलेगा। 43 महीने तक किसान आंदोलन करते रहेंगे। ये सरकार 3 साल में ठीक होगी। टिकैत से जब पूछा गया कि आंदोलन में सिर्फ पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के ही किसान हिस्सा ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि पूरे देश का किसान केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ है। 26 जून को दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर में राजभवन मार्च का ऐलान किया है। इस दौरान किसान राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सभी राज्यपाल, उपराज्यपाल को सौंपेंगे। किसान मोर्चा ने इस विरोध मार्च का नाम खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस रखा है। यह विरोध मार्च देश में आपातकाल लागू होने की 46वीं बरसी के एक दिन बाद आयोजित किया गया है। किसान नेता युद्धवीर सिंह दिल्ली में उपराज्यपाल के घर के पास 8-10 लोगों के साथ पहुंचे। पुलिस ने उन्हें राजभवन नहीं जाने दिया, बल्कि उन्हें अपने साथ ले गई। दिल्ली के उपराज्यपाल के घर के बाहर दिल्ली पुलिस ने किलेबंदी कर दी है ताकि किसान
नेता वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन संकट और केंद्र से ऑक्सीजन की मांग पर आई हालिया रिपोर्ट पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि अगर ऑक्सीजन पर झगड़ा खत्म हो गया हो तो थोड़ा काम कर लें। केजरीवाल ने ट्वीट किया, ऑक्सीजन पर आपका झगड़ा खत्म हो गया तो थोड़ा काम कर लें। आइए मिलकर ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि तीसरी वेव में किसी को ऑक्सीजन की कमी ना हो। दूसरी लहर में लोगों को ऑक्सीजन की भीषण कमी हुई, अब तीसरी लहर में ऐसा न हो। आपस में लड़ेंगे तो कोरोना जीत जाएगा, मिलकर लड़ेंगे तो देश जीतेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों संग अयोध्या के विकास से जुड़ी परियोजना की समीक्षा की। यूपी सरकार के अधिकारियों ने समीक्षा बैठक में एक प्रस्तुति दी जिसमें अयोध्या के विकास के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि अयोध्या के विकास की परिकल्पना एक आध्यात्मिक केंद्र, वैश्विक पर्यटन हब और एक स्थायी स्मार्ट सिटी के रूप में की जा रही है। कोरोना के ज़्यादा एग्रेसिव डेल्टा और डेल्टा प्लस जैसे वेरिएंट के खिलाफ लड़ने के लिए वैक्सीनों की मिक्सिंग है वो ऑप्शन हो सकती है। यह कहना है एम्स के चीफ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर एक रास्ता हो सकता है, लेकिन इस पर किसी फैसले से पहले हम और डेटा की जरूरत होगी। पिछले महीने सरकार ने भी कहा था कि वह वैक्सीनों के मिश्रण के विकल्प पर विचार कर रही है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा था कि म्यूटेंट वेरिएंट से सुरक्षा और वैक्सीन की कवरेज बढ़ाने के लिए हम एक कदम उठा सकते हैं। इस पर टेस्ट के नतीजे कुछ महीनों में आने की उम्मीद है। अप्रैल और मई के महीने में जब कोरोना की दूसरी लहर अपने चरम पर थी, तब राजधानी समेत पूरे देश में ऑक्सीजन की मांग अचानक से बढ़ गई थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी की रिपोर्ट शुक्रवार को सुर्खियों में आई, जिसमें कहा गया कि दिल्ली सरकार ने अपनी जरूरत के हिसाब से 4 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की, जिसके चलते 12 अन्य राज्यों को ऑक्सीजन की किल्लत झेलनी पड़ी। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद भाजपा और कांग्रेस ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। लेकिन आज इस मामले पर ऑडिट कमेटी के अध्यक्ष और एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कह सकते हैं कि दिल्ली ने अपनी ऑक्सीजन डिमांड 4 गुना बढ़ाकर बताई। एक्टर सोनू सूद ने हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम कवरेज है। कवरेज के माध्यम से जो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, यह ऐप उनके लिए कारगर साबित होगा। रूरल एरिया में लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर डर है, वहीं जो लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन करने में भी काफ़ी परेशानी हो रही है। इसी वजह से सोनू ने इस ऐप को लॉन्च किया है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।